हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए यहां पर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सीजीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहां से आपको पेपर में हो सकता है 2, हो सकता है उससे ज्यादा 3-4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के यहां से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता है 13 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए 1 साल हो गया। यानी छत्तीसगढ़ सरकार जो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम कर रही है, उसको पूरा 1 साल कार्य करते हुए हो चुका है। और इसके लिए जनादेश पर्व के रूप में इसको मनाया गया है। और जनादेश पर्व के दिन छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कुछ पत्रिकाएं निकाली गई हैं। उससे रिलेटेड आज जितनी भी पत्रिका है, जैसे अगर आप देखेंगे जनमन पत्रिका निकली है इसी दिन सेवा ही सर्वोपरि पत्रिका निकली है, जनादेश रिपोर्ट कार्ड निकला है, यानी पिछले 1 साल में क्या क्या काम विष्णुदेव सरकार ने किया है। और इसके अलावा सुर्खियों में विष्णु का सुशासन, ये 4 पत्रिकाएं इसी दिन निकली है 13 दिसंबर को। और ये पत्रिकाएं अगर आप देखेंगे, सेम अगर देखेंगे सुर्खियों में विष्णु का प्रशासन, ये लगभग 150 पेज की पत्रिका है। वैसे हर पत्रिका लगभग 50 से 60 पेज की है। तो इतने सारी चीजों में क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पेपर में पूछी जा सकती है, उसको समराइज करके आज की क्लास में मैं ये पूरे जितने करंट अफेयर है वो करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर हो सकता है आपके पूरे 1 साल का करंट अफेयर है जब से विष्णुदेव सरकार बनी है। तो ये क्लास से आपसे कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है आज पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और जितनी चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कई चीज उसमें लिखी ना हो, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो सभी चीजों को कॉपी में नोट करेंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप ये मानिए कि आपकी जो 6 से 7 घंटे आपको ये चीज पढ़ने में लगता, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में कंपाइल कर लिया है। तो आपका समय यहां पर जरूर बचेगा। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज हमारे यहां चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारी रायपुर ब्रांच में आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके कोई भी क्वेरी होगी तो उसको दूर कर सकते हैं। जो टेस्ट आपके हो चुके हैं वो भी टेस्ट आप दोबारा दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी। वहां से जाकर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नक्सलवाद के विरुद्ध विष्णुदेव साय का प्रहार। यानी जो विष्णुदेव साय का सरकार बनी है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें नक्सलवाद से संबंधित कुछ चीजें की गई है। नक्सलियों के ऊपर सीआरपीएफ के अटैक हुए हैं, जिसके कारण कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कई नक्सली इसमें मारे गए हैं। और यहां से पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना बेहद ज्यादा है, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे तो उन्होंने भी नक्सलियों को खत्म करने का एक टारगेट तय करके गए हैं कि इतने समय तक नक्सलियों को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। सेम विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी बस्तर में जाकर एक रात गुजारे थे, जो आपके सीआरपीएफ का कैंप होता है उसमें एक रात गुजारे थे। तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं 19 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के सेड़वा सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ रात बिताई थी। याद रखना है, 19 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के कौन से कैंप में, याद रखिएगा, सेड़वा सीआरपीएफ कैंप। जो सेड़वा आपका सीआरपीएफ कैंप है, वहां पर विष्णुदेव साय रुके थे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो कैंप का नाम याद जरूर रखना है। सेड़वा जो आपका कैंप है सीआरपीएफ का, वहां पर विष्णुदेव साय रात को रुके थे 19 नवंबर 2024 को। अगला, इससे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री है, इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिनका नाम है विजय शर्मा, वो भी गए थे नक्सल कमांडर हिड़मा के गांव सुकमा जिले के पुवर्ती तक।
याद रखना है जो आपके विजय शर्मा गृह मंत्री हैं ये भी, और आपके जो पूर्व आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये आपके सुकमा जिले के पुवर्ती गांव गए थे, जहां पर नक्सल कमांडर हिड़मा का गांव है, वो पुवर्ती गांव तक ये गए थे विजय शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक लेकर देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन निर्धारित की है। यानी 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, ऐसा डेडलाइन तय किया गया है। तो ये डेट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, कब तक। और याद रखना है कि 24 अगस्त 2024 को जो गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने यहां पर जितने भी राज्य में आपके नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके गृह मंत्रियों की बैठक ली थी रायपुर में। तो याद रखना है 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका 2024 ये वर्ष है, जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है, तो ये आपके पूरे नक्सल अभियान रहे हैं। तो आपको नक्सल अभियान कहां कहां हुआ है इतनी चीजें पूरी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यह आंकड़ा जरूर याद कीजिएगा कि अभी तक 213 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। यानी जो नक्सल मुठभेड़ हुई है उसमें 213 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 787 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, 787 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 789 नक्सलियों ने क्या किया है, आत्मसमर्पण किया है। यानी उन्होंने सरेंडर कितने नक्सलियों ने किया है, 789। और 262 हथियार जब्त किए गए हैं। यानी इनके पास से 262 हथियारों को क्या किया गया, जब्त किया गया है। तो ये डाटा आपको याद रखना जरूरी है। 213 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं, 787 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 789 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 262 हथियारबंद आपके हथियार पाए गए, हथियार जब्त किए गए हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं इसमें देखूं कि सबसे ज्यादा नक्सली किसमें मारे गए हैं, तो आपके सबसे ज्यादा नक्सली ये 31 नक्सली मारे गए हैं। कौन से अभियान में, तो आप देखेंगे कि 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र के आपका जो थुलथुली जंगल एरिया था, थुलथुली जंगल एरिया में जब नक्सलियों की मुठभेड़ हुई तो इसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा सेकंड नंबर पर देखें तो कांकेर जिले के छोटे बेटिया जंगल का नाम है कलपर, वहां पर 29 नक्सली जो थे वो मारे गए थे। तो ये आपको ऐसी चीजें जो बड़े जहां पर ज्यादा संख्या में नक्सली मारे गए हैं वहां पर आपसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा के बारसूर के थुलथुली जंगल क्षेत्र में 31 नक्सली मारे गए हैं, जबकि कांकेर के छोटे बेटिया थाना के अंतर्गत कलपर जंगल में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। और ये आंकड़े को जरूर याद रखिएगा। और ये वाला जो सेड़वा वाला था और ये नक्सल कमांडर हिड़मा का गांव सुकमा जिले के पुवर्ती गांव तक विजय शर्मा गए थे। और ये डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म किया जाना है, ये डेडलाइन तय की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये सब चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि देश के वर्तमान में कितने राज्य जो हैं वो नक्सल प्रभावित राज्य हैं और छत्तीसगढ़ के कितने जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पर याद रखना आपको, देश के 38 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित है। यानी पूरे भारत में 38 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2024 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 38 है। यह आंकड़ा याद रखना बेहद जरूरी है कि नक्सल प्रभावित जिले पूरे देश में कितने हैं, 38 जिले। छत्तीसगढ़ के कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 15 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित है। यानी अगर आप देखोगे टोटल 38 जिले पूरे भारत में नक्सल प्रभावित है, उसमें से 15 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित है। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कौन है, तो बस्तर संभाग के 7 जिले, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर। यानी सबसे पहले आपके बस्तर संभाग के 7 जिले आपके नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रायपुर संभाग में धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। तो रायपुर संभाग के 3 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, नजर डालेंगे तो रायपुर संभाग के 3 जिले जो हैं ये नक्सल प्रभावित हैं। इसके बाद आपका आता है दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में देखेंगे तो राजनांदगांव, मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कबीरधाम। यानी आपके दुर्ग संभाग के कितने जिले नक्सल प्रभावित है, दुर्ग संभाग के आपके 4 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इसके अलावा बिलासपुर संभाग का 1 जिला मुंगेली। तो यहां पर अपने को क्या पता चला
कि बस्तर संभाग के 7 जिले नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा अगर हम देखें रायपुर संभाग के, तो रायपुर संभाग के आपके 3 जिले नक्सल प्रभावित है। इसके बाद आपका आया दुर्ग संभाग के 4 जिले नक्सल प्रभावित है। और आखिरी है बिलासपुर संभाग का 1 जिला नक्सल प्रभावित है। तो 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15 टोटल छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित है। याद रखना है, कॉपी में नोट करके रखिएगा, पेपर में आ सकता है। तो बस्तर संभाग के 7, रायपुर संभाग का गरियाबंद हो गया, महासमुंद हो गया और धमतरी हो गया। गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। दुर्ग संभाग का राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, इसके अलावा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और इसके अलावा कबीरधाम, पूरा मैकल पर्वत श्रेणी वाला रेंज। इसके अलावा बिलासपुर संभाग का मुंगेली, वो भी मैकल पर्वत श्रेणी वाला रेंज है। यानी अगर आप देखोगे ऐसे क्षेत्र जो महाराष्ट्र से थोड़े बहुत लग रहे हैं, आंध्र से लग रहे हैं, तेलंगाना से लग रहा है और इधर उड़ीसा से लगने वाले जिले हैं, अधिकतर वही जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक है, हमारे यहां। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टोटल 38 जिले नक्सल प्रभावित थे। तो आपके बाकी राज्य में क्या है, तो उड़ीसा में 7 जिले नक्सल प्रभावित है। याद रखना आपको, उड़ीसा में 7 जिले नक्सल प्रभावित है। झारखंड के 5 जिले नक्सल प्रभावित है। मध्य प्रदेश में 3 जिले नक्सल प्रभावित है। तेलंगाना, केरल में 2-2 जिले नक्सल प्रभावित हैं और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1-1 जिला नक्सल प्रभावित है। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित है, उड़ीसा के 7 जिले नक्सल प्रभावित है, झारखंड के 5 जिले नक्सल प्रभावित है, मध्य प्रदेश में 3 जिले नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में 2-2 जिले नक्सल प्रभावित है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1-1 जिला नक्सल प्रभावित है। तो इस तरीके से टोटल 38 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आपके पूरे भारत में, जिसमें 15 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित है छत्तीसगढ़ के। तो ये चीजें, आंकड़ा आपको याद रखना जरूरी है, पेपर में आ सकता है। अब आपको देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक योजना चालू की है जिसका नाम है नियद निल्लानार योजना। नियद निल्लानार योजना जो है आपका अच्छा गांव योजना के नाम से भी जानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियद निल्लानार योजना स्टार्ट किया, आपका अच्छा गांव योजना। तो बस्तर अंचल के माओवाद से प्रभावित 90 गांव में तीव्र विकास यहां पर किया जा रहा है। नियद निल्लानार योजना क्या है कि देखिए, जहां पर सीआरपीएफ का कैंप होता है, नियद निल्लानार योजना क्या है, जहां पर आपका सीआरपीएफ का कैंप होता है, सीआरपीएफ के कैंप के 5 किलोमीटर की जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, सीआरपीएफ के कैंप के चारों तरफ जो 5 किलोमीटर के सरकमफेरेंस यानी परिधि में जितने भी गांव हैं, वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है नियद निल्लानार योजना के तहत। तो कैसे, वहां पर आपका खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, रोड का निर्माण किया जाएगा। तो जितने भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं नियद निल्लानार योजना के अंतर्गत, आपका अच्छा गांव योजना के अंतर्गत, सीआरपीएफ कैंप के 5 किलोमीटर परिधि में, सीआरपीएफ कैंप के 5 किलोमीटर के परिधि में जितने भी आपके गांव पड़ेंगे, उन गांव में आपका जो बुनियादी सुविधाएं होती वहां पर वो उपलब्ध कराने के लिए नियद निल्लानार योजना चल रही है। और नियद निल्लानार योजना पेपर में आ सकती है, आपका अच्छा गांव योजना। क्लियर है? तो ये आपका पूरा नक्सल हिंसा से संबंधित जितनी चीजें थी वो सब चीजें हमने यहां पर कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड भी आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर के स्कूल फिर चले अभियान को मिला है स्कॉच अवार्ड। याद रखना है, स्कॉच अवार्ड अभी वर्तमान में मिला है बीजापुर के स्कूल फिर चले अभियान। स्कूल फिर चले अभियान का नाम क्या था एक्चुअल में? स्कूल वेंडे वराड पंडुम। याद रखना है, स्कूल वेंडे वराट पंडुम ये अभियान था जिसका हिंदी रूप है स्कूल फिर चले। कहां पर मिला है? तो कौन से जिले को मिला है? बीजापुर जिले को मिला है। याद रखना है, बीजापुर जिले को वर्तमान में आपका स्कॉच अवार्ड मिला है। स्कॉच अवार्ड में भी कौन सा अवार्ड? सिल्वर श्रेणी का अवार्ड। बीजापुर जिले के अभियान स्कूल फिर चले अभियान, जिसका नाम है स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम अभियान, इसको सिल्वर अवार्ड मिला गया है। याद रखना, बीजापुर जिले को 2024 का स्कॉच अवार्ड भी वर्तमान में मिला है। तो बीजापुर को अभी स्कॉच अवार्ड मिला है। तो बीजापुर में शिक्षा की अलख जगाने शुरू किए गए विशेष अभियान
स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम स्कूल फिर चले को मिली राष्ट्रीय स्तर पर सराहना। स्कॉच अवार्ड के तहत सिल्वर अवार्ड से इसको किया गया है सम्मानित। ठीक है, तो याद रखेंगे बीजापुर जिले को के अभियान जिसका नाम था आपका स्कॉच अवार्ड मिला है, जिसका नाम था स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम यानी स्कूल फिर चल अभियान। तो यहां पर आपको इस अभियान को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार स्कॉच अवार्ड। इसमें क्या था, ऐसे बीजापुर में रहने वाले ऐसे बच्चे जो शिक्षा छोड़ चुके थे या शाला को त्याग चुके थे, उनको वापस शाला में प्रवेश करवाने के लिए अभियान चलाया गया बीजापुर के क्षेत्र में। तो स्कॉच अवार्ड मिला है, याद रखिएगा बीजापुर को। क्लियर। अगले चलते हैं अगले आपके करंट की तरफ। वर्तमान में अभी आपको पता होगा, वर्तमान में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 मिला है। वर्तमान में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसको? धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को। धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। तो उसके अंतर्गत धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को भी वर्तमान में पुरस्कृत किया गया है। तो क्या है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी जो आपका धमतरी जिले का हरदी बाटा ग्राम पंचायत है, इसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों हरदी भाटा के सरपंच श्री मुनेन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके हरदी भाटा के सरपंच हैं मुनेन कुमार। तो मुनेन कुमार ने यहां पर क्या किया है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हरदी भाटा जो ग्राम पंचायत थी उसके लिए उन्होंने ग्रहण किया है। आगे, पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणी में हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी पंचायतों के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम और बेहतर काम करें, उसके लिए आपको हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे, ये पुरस्कार 9 विषयों के तहत दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायत के अलग अलग 9 विषयों पर दिया जाता है, जैसे गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, यानी ऐसी पंचायत जो गरीबी मुक्त और आजीविका के साधन उपलब्ध करा रही है। स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, इसके अलावा आपका स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा आपका इसके अलावा है आपका जल पर्याप्त पंचायत, इसके अलावा स्वच्छ एवं हरित पंचायत, इसके अलावा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, इसके अलावा सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, इसके अलावा सुशासन युक्त पंचायत और इसके अलावा महिला हितैषी पंचायत। तो टोटल 9 विषय पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो याद रखना है, जो धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है वो मिला है सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के क्षेत्र में। तो याद रखना है, ग्राम पंचायत हरदी भाटा को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है और 50 लाख रुपए का इनको इनाम राशि दिया गया है। तो याद रखना है आपको, धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को वर्तमान में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कौन सी श्रेणी में? सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला है। ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम है मुनेन कुमार, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित जो आपका समारोह था उसमें पुरस्कृत किया है। क्लियर है? तो 50 लाख रुपए की इनकी राशि इन ग्राम पंचायत को मिली है। अगला देखते हैं, अगला है आपका जसपुर का, आपको पता होना है मधेश्वर पहाड़। तो जसपुर का जो मधेश्वर पहाड़ है जो जसपुर जिला में है, उसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जो आपको ये मधेश्वर पहाड़ दिख रहा है, ये मधेश्वर पहाड़ जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया है? विश्व की सबसे बड़ी
प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिला है। यानी जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसको अवार्ड मिला है, यानी इसका नाम दर्ज किया गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो ये आपका इससे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग पूरे विश्व में नहीं है, इसलिए मधेश्वर पहाड़ को सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में यहां पर मान्यता दी गई है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो ये उसका आप प्रशस्ति पत्र देख सकते हैं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल ऑफ शिवलिंग जो है आपको यहां पर है। तो आपका विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ याद रखिएगा, जसपुर में है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है, विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर का धूड़ महाराज गांव ने बनाई अपनी जगह। तो आपको याद रखना है कि जो बस्तर का ये धूड़ महाराज गांव है, ये धूड़ महाराज गांव जो है इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। ये धूड़ महाराज गांव जो है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्र है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत ये धूड़ महाराज गांव आता है। तो क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के धूड़ महाराज गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायत पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में चयनित किया गया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन है, जो आपका यूनाइटेड स्टेट का विश्व पर्यटन संगठन है, उसने धूड़ महाराज गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के रूप में इसको शामिल किया है। तो याद रखना है 60 देशों के 20 गांव में भारत से एकमात्र चयनित गांव यही है। ठीक है, जो पूरे 60 देश में से पूरे 20 गांवों का चयन किया गया था, जिसमें से आपके भारत से एकमात्र गांव का चयन हुआ है धूड़ महाराज गांव। तो यहां पर क्या करते हैं, जो आपके स्थानीय लोग हैं जो यहां पर रहते हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे बंबू राइड करवाते हैं। ये आपके पानी में देख रहे हैं, तो ये बंबू राइड कराते हैं, कायाकिंग कराते हैं, जो नाव चलाते हैं बैठ के, तो कायाकिंग कराते हैं यहाँ धूड़ महाराज गांव में। आपका मेन रूप से कांगेर नदी जो है उसमें आपका ये पूरा चीज कराया जा रहा है, और कांगेर की सहायक नदियां भी आगे, वहां पर भी ये सब चीज कराया जा रहा है। तो याद रखना है, बस्तर में आपका पर्यटन सर्किट बनाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है कि बस्तर में पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। तो बस्तर क्षेत्र में पर्यटन सर्किट विकसित करने का निर्णय वर्तमान में विष्णुदेव सरकार ने लिया है, क्योंकि अभी आपको पता होगा जो बस्तर विकास प्राधिकरण है, बस्तर विकास प्राधिकरण जो है उसकी अभी मीटिंग चित्रकूट में हुई थी, जो आपका जगदलपुर में चित्रकूट बस्तर में आता है। तो चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी, वहां पर निर्णय लिया गया कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन सर्किट अब विकसित किया जाएगा। तो याद रखना है ये। तो याद रखिएगा कि आपका कुटुमसर गुफा, ये है कुटुमसर गुफा, कांगेर घाटी में ही आता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना है, 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जैव विविधता तथा कुटुमसर गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये क्षेत्र आपका जैव विविधता के लिए प्रचलित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि यहां पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां पे पहाड़ी मैना पाई जाती है, जैव विविधता के लिए प्रचलित है, कुटुमसर गुफा के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आपके पेपर में हो सकता है डायरेक्ट धूड़ महाराज गांव के बारे में पूछे, या ये भी हो सकता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे, या कांगेर घाटी के बारे में पूछे कि वहां कौन कौन से जलप्रपात हैं। ऐसी जगहें आप, ऐसी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती इस क्वेश्चन से, इस करंट से रिलेट करके, क्योंकि इसको जनमन पत्रिका में बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया है। ये वहीं से चित्र मैंने लिया है और बहुत हाईलाइट करके बताया गया है। तो हो सकता है धूड़ महाराज गांव के बारे में पूछा जाए, या आपको इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्टिव नॉलेज पूछा जाए। तो याद रखिएगा सभी राष्ट्रीय उद्यान भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल कांगेर घाटी। हो सकता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे, इसके हो सकता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धूड़ महाराज गांव बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, कुटुमसर गुफा आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। इसको मैंने डिटेल में पिछले करंट सेक्शन में भी कवर किया, लेकिन जनमन पत्रिका में फिर से इसको हाईलाइट किया गया है, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से बता दूं। बाकी डिटेल में इसका मैंने पहले भी कवर किया हुआ है करंट में, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब है आपका यहां पर महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना, तो महतारी वंदन योजना में क्या होता है,
हर महीने 1,000 रुपए, सालाना 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में अंतरित किए जाते हैं। याद रखना है कि यहां पर आपका कि हर महीने महिला के खाते में 1,000 रुपए डाला जाता है, साल भर में टोटल 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि यह योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है ये, जो छत्तीसगढ़ सरकार जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो चुनाव के उनके मैनिफेस्टो में बीजेपी की योजना के बारे में था। इस योजना को उन्होंने चुनाव जीतने के बाद स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा ये कि 12,000 रुपए प्रति माह 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाला जाता है। ठीक है, 10 मार्च 2024 से योजना चालू है। इस योजना की पात्रता कौन है, तो इस योजना की पात्रता में 1 जनवरी 2024 को ऐसी महिला जिसकी आयु 21 वर्ष है, 1 जनवरी 2024 से ऐसी महिला जिसकी आयु 21 वर्ष है और वो महिला विवाहित है, उसकी आयु 21 वर्ष है और वो महिला विवाहित है। इसके अलावा अगर वो महिला तलाकशुदा है, वो महिला विधवा है, या वो महिला परित्यक्ता महिला है, यानी उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तो ऐसी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति महीना डाला जाता है। साल का कितना, 12,000 रुपए। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि महतारी वंदन योजना 1 जनवरी 2024 में ऐसी महिला जिसकी आयु 21 वर्ष है और वो विवाहित है या तलाकशुदा है, या वो महिला का परित्यक्ता है यानी उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तो या वो महिला तलाकशुदा है, तो ऐसी स्थिति में, या वो महिला विधवा है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को 1,000 रुपए प्रति महीने की राशि दी जा रही है। और ये भी आपको याद रखना है, साल का 12,000 रुपए। कब से चालू हुआ है? 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया, मतलब इसका पहला किस्त जारी किया था। अब आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अभी तक महतारी वंदन योजना के तहत कितनी किस्त जारी की जा चुकी है। आपसे पेपर में, क्योंकि आप अगर सीएमओ छत्तीसगढ़ करके आप उसको ट्विटर में फॉलो कर रहे हो, एक्स में फॉलो कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि महतारी वंदन योजना के ऊपर कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू डालते हैं, क्विज डालते हैं। तो उस क्विज में यह भी डाला गया था कि वर्तमान में महतारी वंदन योजना के तहत कितनी किस्त जारी की जा चुकी है, यानी कितने हर महीने पैसा देते हैं, हर महीना एक किस्त हुआ, तो टोटल अब तक कितनी किस्त जारी की जा चुकी है, तो टोटल अब तक 10 किस्त जो है वो जारी की जा चुकी है। तो महतारी वंदन योजना 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह मिल रहा है 1,000 रुपए। अब तक 10 किस्त जारी की जा चुकी है। महिलाओं के खाते में 6500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गई हुई है। क्लियर है? अब एक अगला करंट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आपको पता है 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब क्या किया जाएगा कि 50,000 में से जो 35,000 है, 50,000 में से जो 35,000 की राशि है, ये डायरेक्ट जो कन्या जिसका विवाह हो रहा है उसके खाते में जाएगी। यानी 50,000 में से 35,000 रुपए की जो राशि होगी वो डायरेक्ट कन्या के खाते में जाएगी। और जो बाकी आपके बचे हुए 15,000 है, जो बाकी आपके बचे हुए 15,000 है, वो राशि आपको जो विवाह के आयोजन के लिए जो सामग्री लगती है उन सब के ऊपर खर्चा किया जाएगा। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत किए जाने वाले 50,000 रुपए में से 35,000 रुपए अब विवाहित कन्या के सीधा बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी डायरेक्ट वो 35,000 रुपए महिला के खाते में जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपए का जो सामग्री और जो विवाह में खर्च होगा उसके लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे, तो टोटल 50,000। पहले जो कन्या के खाते पर ये पैसा नहीं जाता था, लेकिन अब 35,000 रुपए डायरेक्ट कन्या के खाते में जाएगा। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया महिला सशक्तिकरण से संबंधित या महिलाओं से संबंधित जो चीजें हैं जो विष्णुदेव सरकार कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन या तीर्थ स्थलों के लिए विष्णुदेव सरकार क्या काम कर रही है। तो अगर आप देखेंगे, विष्णुदेव सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को वापस स्टार्ट किया है। जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना या तीर्थ दर्शन योजना, इसके तहत क्या किया जाता है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है या दिव्यांगजन है या विधवा है या परित्यक्ता महिला है, उनको एक बार प्रदेश से बाहर स्थित प्रमुख तीर्थ की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। और बजट के लिए इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। याद रखना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत
कौन? 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति, इसके अलावा परित्यक्ता महिला, विधवा महिला या आपके दिव्यांग जन होंगे, इनको एक बार हमारे राज्य से बाहर जो भी तीर्थ स्थल है वहां पे निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला देखते हैं श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना। आपको पता है कि अभी हमारे अयोध्या जो मंदिर बना है वहां पर राम जी का प्रतिस्थापित किया गया है वहां पर, तो उनके वहां पर दर्शन करवाने के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत यहां से आपका दुर्ग, रायपुर, यहां से आपका क्या हुआ है, अयोध्या ट्रेन गई है। तो ये राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत यहां से जो आपके श्रद्धालु हैं जो वहां दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको वहां पर ले जाकर दर्शन करवाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आपका जो रामलला दर्शन योजना है उसके अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष है, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए गए हैं, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। और दिव्यांग जन जो भी जाएंगे यहां पर रामलला दर्शन करने, उनके साथ परिवार का कोई एक सदस्य भी जाएगा। तो याद रखना है कि कौन से उम्र के लोग पात्र हैं, 18 से 75 वर्ष आयु के उम्र के लोग पात्र हैं, जिनको जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ेगा। उसमें जो पास होते हैं स्वास्थ्य परीक्षण में, उनकी रिपोर्ट ठीक आती है, उनको भेजा जाएगा। और अगर कोई दिव्यांग जन जा रहा है तो उनके साथ एक सदस्य और जाएगा जो घर का होगा, जो वहां पर उनके साथ जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी और यह प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार दर्शनार्थियों का चयन किया जाएगा। यानी रामलला दर्शन में कौन जाएगा उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, वो तय करेगी कि कौन पहले जाएगा। क्लियर? इसके अलावा इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर की होगी, यानी आपका ये 900 किलोमीटर की दूरी होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का जो आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल है, उसने आईआरसीटीसी से क्या किया है, एमओयू साइन किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है। और उसके तहत आईआरसीटीसी उनको एक ट्रेन प्रोवाइड कराती जिसमें ये दर्शन कराने लेकर जाते हैं। तो याद रखना है आईआरसीटीसी में यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन, ये सब उनके पूरा ये सब करवाया जाएगा। कहां कहां जाया जाएगा तो याद रखना है यात्रा का मूल गंतव्य अयोध्या धाम रहेगा, यानी अयोध्या लेकर जाया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से एक दिन रात्रि का विश्राम, यानी वाराणसी में रात को एक दिन रुका जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा और इसके साथ गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी उनको मिलेगा। यानी यहां पर अयोध्या दर्शन के साथ साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराया जाएगा। यह चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाव याद रखना है एक ट्रेन प्रत्येक सप्ताह यहां पर रामलला दर्शन योजना के तहत जाती है, जो आईआरसीटीसी देता है उसके तहत यहां पर यह ट्रेन जाती है और उसमें दर्शन कराया जा रहा है। अब यह आपका हो गया रामलला अयोध्या धाम योजना। अब है आपका शक्तिपीठों का विकास। शक्तिपीठ क्या है, राज्य के 5 शक्तिपीठों के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना का शुभारंभ, यानी शक्तिपीठ हमारे राज्य के 5 जो दुर्गा माता या उनके स्वरूप के मंदिर हैं उनको शक्तिपीठ बनाया जाएगा और शक्तिपीठ परियोजना के तहत वहां की भी यात्रा करवाई जाएगी। उसको और वहां पे पर्यटन की दृष्टि से उसको और विकसित किया जाएगा कि ज्यादा लोग वहां तक जाएं। ठीक है, इसके अलावा राजिम, कुंभ, कल्प और अन्य ऐतिहासिक मेले, जो आपका राजिम का मेला लगता है, राजिम के मेले को और भव्य किया जाएगा। और बस्तर संभाग में भी जितने मेले मड़ई होते हैं उसमें भी सरकार मदद करेगी ताकि वो मेले मड़ई की पहचान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। तो याद रखिएगा राजिम मेले का आयोजन अब विस्तृत स्वरूप में होगा। बस्तर के ऐतिहासिक मेलों को शासकीय संरक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देख लेते हैं, एक स्लाइड में पहले और आगे जाऊंगा, वहां से फिर हम रिटर्न आएंगे थोड़ा सा इसमें। हाँ, ये क्योंकि हमने अभी शक्तिपीठ पढ़ा है कि 5 शक्तिपीठ को वहां पर और विकसित किया जाएगा, तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस पीछे स्लाइड में जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ 4 धाम की तरह होंगे विकसित। छत्तीसगढ़ में 5 आपके जो शक्तिपीठ है वो 4 धाम की तरह विकसित किए जाएंगे। पहले सूरजपुर का कुदरगढ़ शक्तिपीठ, चंद्रपुर का चंद्रहासनी शक्तिपीठ, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी धाम और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर को किया जाएगा विकसित।
विकास की विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला की विकसित की जाएगी। तो ये कौन से शक्तिपीठ है उसको देख लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है यहां से। रतनपुर की महामाया मंदिर, ये आपको दिख रहा है महामाया मंदिर। सूरजपुर की कुदरगढ़ देवी, ये सूरजपुर की कुदरगढ़ देवी। चंद्रपुर की चंद्रहासिनी देवी। इसके अलावा डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी और दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी। तो ये 5 मंदिरों को शक्तिपीठ के रूप में विकसित किया जाएगा और 1000 किलोमीटर लगभग ये आपका पर्यटन एक बेल्ट बनेगा जिसमें आप ये 5 तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, ये आ सकता है पेपर में। वापस पीछे चलता हूं। हाँ, अब यहां पर है, इसको थोड़ा सा, अब ये आपके श्री राम का जो राम वन गमन पथ बना है, श्री राम का जो राम वन गमन पथ बना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है जो आपके पेपर में आ सकती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये जो जगह आपको फोटो में दिख रही है, ये जगह जो आपको फोटो में दिख रही है, इस जगह को ये बोलते हैं लक्ष्मण पाव। इस जगह को क्या बोला जाता है? लक्ष्मण पाव बोला जाता है। ये अभी आपके जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उसमें हाईलाइट किया गया है, तो हो सकता है आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये कहां पर है? मरहट्टा। मरहट्टा में श्री राम लक्ष्मण के पद चिन्ह मिले हैं। जो ये आपके पद चिन्ह दिख रहे हैं, ये मरहट्टा में श्री राम और लक्ष्मण के पद चिन्ह मिले। ये मरहट्टा कहां पे है? तो मरहट्टा आपका सूरजपुर में है। याद रखिएगा कि ये मरहट्टा कहां पर है? तो ये मरहट्टा सूरजपुर में है। तो मरहट्टा में आपका एक जगह है लक्ष्मण पाव करके, जहां पर श्री राम और लक्ष्मण के ये पद चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सीतामढ़ी। ये जगह जो आपको नीचे दिख रही है, ये है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कहां पर है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। सीतामढ़ी में माता सीता की ये रसोई है, जो आपको ये दिख रहा है, ये माता सीता की रसोई है। सीतामढ़ी कहां पर है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में वर्तमान में पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जब अयोध्या मंदिर का आपका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, आपके श्री राम जी को वहां पर विराजित किया गया था, तो उसके संबंध में ये लेख भी छपा था। तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो पेपर में आपसे आ सकती है। तो एक एक करके मैं ये चीजें पढ़ रहा हूं, आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। भले ही वीडियो हमारा लंबा हो जाए, लेकिन एक एक जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या लिखा है? जांजगीर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य महानदी शिवनाथ व जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है शिवरी नारायण। यानी शिवरी नारायण सबसे पहले आपका कहां पर है? 3 नदियों का संगम पड़ता है, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम में शिवरी नारायण है, ये हमको पता है। आगे देखते हैं, शिवरी नारायण का उल्लेख कहां कहां मिलता है? याज्ञवल्क्य संहिता, याद रखना है, याज्ञवल्क्य संहिता। याज्ञवल्क्य संहिता में क्या मिलता है? शिवरी नारायण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा रामावतार चरित्र में भी शिवरी नारायण का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है, याज्ञवल्क्य संहिता और रामावतार चरित्र में हमको क्या मिलता है? शिवरी नारायण का उल्लेख मिलता है। आगे, शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग के नाम से जाना जाता है। शिवरी नारायण को बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बाद 5वें धाम की संज्ञा दी गई है। यानी जो आपके 4 धाम है, 4 धाम के बाद शिवरी नारायण को 5वें धाम की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, शिवरी नारायण का अस्तित्व हर युग में रहा है। यानी शिवरी नारायण का नाम चारों युग में हमको मिला है। जैसे सतयुग में शिवरी नारायण को बैकुंठपुर का नाम दिया गया है, त्रेता युग में इसको रामपुर कहा जाता था, द्वापर युग में इसको विष्णुपुरी कहा जाता था, और नारायणपुर के नाम से, यानी द्वापर युग में विष्णुपुरी और इसके बाद जो है आपका नारायणपुर के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना गया है। तो याद रखना है क्या क्या नाम है? बैकुंठपुर, सतयुग, त्रेता युग में रामपुर, द्वापर युग में विष्णुपुरी व नारायणपुर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे, शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का आश्रम स्थित है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतंग ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? तो देखो यहां पर दिया हुआ है, मतंग ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? शिवरी नारायण में स्थित है। इसके अलावा माता सबरी के साधना स्थली के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यानी यहां पर आपका माता सबरी के ये आपको पता होना चाहिए, माता सबरी के साधना स्थली के रूप में भी आपका ये प्रचलित है। यानी माता सबरी का साधना स्थली किसको कहा जाता है? शिवरी नारायण को कहा जाता है। आगे, यहां पे शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल मिले हैं। यानी जैन, शैव, बौद्ध सभी धर्म से जुड़े हुए स्थल यहां पर मिले हैं।
स्कंद पुराण में शिवरी नारायण क्षेत्र को नारायण या पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, यह भी याद रखिएगा। स्कंद पुराण में शिवरी नारायण क्षेत्र को नारायण या श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा यहां पर शिवरी नारायण मंदिर स्थित है, तो ये तो आपको पता ही होगा, यहां पर शिवरी नारायण मंदिर स्थित है। मंदिर में एक रोहिणी कुंड है जिसका जल कभी भी कम नहीं होता, यानी जो आपका शिवरी नारायण में शिवरी नारायण मंदिर है वहां पर एक रोहिणी कुंड पाया गया है और रोहिणी कुंड का जल कभी भी कम नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहां एक वट वृक्ष है जिसके पत्ते दोने आकार के होते हैं, यानी यहां पर जो शिवरी नारायण मंदिर है यहां पर एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष में जो पत्ते हैं वो दोने के आकार के होते हैं। और यहां पर माता सबरी ने इसी वट वृक्ष के पत्ते में भगवान राम को बेर खिलाया था, यानी जो माता सबरी ने भगवान राम, हम बोलते हैं ना भगवान राम सबरी के झूठे बेर खाए थे, तो ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष के पत्ते दोने आकार के होते हैं और उसी दोने में वो बेर डालकर सबरी ने किसको खिलाया था? श्री राम को खिलाया था। आगे, शिवरी नारायण में प्राचीन मंदिरों का समूह है। यहां के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में है वंशी राजाओं ने कराया है, यानी शिवरी नारायण में जो भी मंदिर है वो लगभग 11वीं शताब्दी के हैं और अधिकतर मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया है। आगे, यहां पर आपके नर नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। शिवरी नारायण में एक नर नारायण मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित है। केशव नारायण मंदिर ईंटों से बना अद्वितीय मंदिर है, यहां पर केशव नारायण मंदिर भी है शिवरी नारायण में। इसके अलावा चंद्रचूड़ और जगन्नाथ मंदिर भी आपका शिवरी नारायण में पड़ते हैं। शिवरी नारायण से सटा एक और क्षेत्र है खरौद का क्षेत्र, जो कि शिवरी नारायण से सटा हुआ है। खरौद के क्षेत्र में लक्ष्मणेश्वर मंदिर मिला है और इसके अलावा सबरी मंदिर भी मिला है। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था सबरी मंदिर कहां स्थित है, तो सबरी मंदिर यहां पर खरौद में स्थित है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस मंदिर में वैष्णव शैली की अद्भुत कलाकृति देखने के लिए मिलती है, यानी आपका जो खरौद में जो आपके मंदिर पाए गए हैं वो वैष्णव शैली के मंदिर है। तो ये पूरा एक आर्टिकल छपा है आपके पत्रिका में, तो हो सकता है जो शिवरी नारायण का मैंने आपको इतिहास बताया, ये एक एक चीज मैंने पढ़कर आपको बताइए कि आपसे छूटे नहीं, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मैंने इसको नोट्स में हाईलाइट भी किया ताकि आप उन चीजों को पढ़ पाए। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका करंट है उसको देख लेते हैं। अगला करंट है यहां पर, देखते हैं आदिवासी हितों के लिए प्रमुख पहल नीतिगत सुधार। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि। पहले जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते थे उन्हें प्रति मानक बोरा जो था वो 4000 रुपए मिलता था। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले को प्रति मानक बोरा 4000 रुपए मिलता था, जो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। यानी तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले को पहले 4000 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था, अब उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, यानी आर्थिक सहायता 5500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रह को जो आपका चरण पादुका वितरित किया जाता था वो योजना फिर से स्टार्ट हुई है, पिछली सरकार ने वो बंद कर दिया था, अब योजना वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ जनजाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। तो यहां पर आपको पता है जो आपके अलग अलग विकास प्राधिकरण थे, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, इनको पुनर्गठित करके इनके वापस अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? मुख्यमंत्री। यानी अब ये सभी प्राधिकरण का नेतृत्वकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। और जो प्राधिकरण जिन क्षेत्रों में है वहां के विधायक जो होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो पिछले करंट सेक्शन में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ये पूरे प्राधिकरण को पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन। अब छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजाति सलाहकार परिषद का वापस गठन किया गया, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जनजाति सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। इसमें 18 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें वन मंत्री, 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। इस परिषद की अधिसूचना आदिम जाति कल्याण विभाग ने जारी की है, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपका फिर से बना है छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, जिसमें 18 सदस्य होंगे, जिसमें एक वन मंत्री, 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। अब जनजाति गौरव दिवस और सम्मान निधि। अब जनजाति गौरव दिवस अभी मनाया गया बिरसा मुंडा, जो आपके भगवान बिरसा मुंडा उनकी जयंती में, तो जनजाति गौरव दिवस और सम्मान निधि, इसमें क्या घोषणा की गई है? बैगा,
गुनिया, सिरहा समुदाय के लिए सालाना 5,000 की मुख्यमंत्री सम्मान निधि की घोषणा। यानी जो बैगा होंगे जनजातियों में, जो गुनिया का काम करते हैं और जो सिरहा का काम करते हैं, उनको मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत 5,000 रुपए सालाना मिलेगा। आगे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाएगा। यानी जो आदिवासी आपके जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, उसके लिए यह है। अगला, आदिवासी गांव में अखरा निर्माण योजना, एक योजना चालू की जाएगी, अखरा निर्माण योजना। याद रखना है, अखरा निर्माण योजना क्या है? पारंपरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में अखरा निर्माण योजना की शुरुआत होगी। यह योजना आदिवासी कला, संस्कृति, परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यानी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट होगी, अखरा योजना। याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है अखरा योजना का संबंध किससे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या लिखा है? बस्तर और सरगुजा में विकास को नए केंद्र बनाए जाएंगे। यानी बस्तर और सरगुजा को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा और ये पर्यटन की दृष्टि से यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष फोकस किया जाएगा ये सरकार के द्वारा। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र को विकास केंद्र का बिंदु बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया है? यहां पर कुछ जनजातियों के नाम वहां पर प्रस्ताव के रूप में भेजे हैं। तो ये याद रखिएगा, पबिया, पविया और पविया। याद रखना है, पबिया, पविया और पविया जातियों का अनुसूचित जनजाति का दर्जा। मुख्यमंत्री ने इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए नृजाति अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा है। यानी अब यहां पर भारत सरकार को यह प्रतिवेदन भेजा गया है कि ये तीन जो हैं आपकी, इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, पबिया, पविया और पविया। क्लियर है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जनजाति जीवन शैली को लेकर तैयार किया जा रहा है ट्राइबल म्यूजियम। तो याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है जो आपका ट्राइबल म्यूजियम है वो कहां बनाया जा रहा है। तो आपको पता है नया रायपुर में TRTI संस्था है, TRTI ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या किया जा रहा है? ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो कहां हो रहा है? तो नया रायपुर में हो रहा है। तो नया रायपुर यानी नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बन रहा है ट्राइबल म्यूजियम। प्रदेश की आदिवासी संस्कृति को यहां पर संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन और म्यूजियम का निर्माण आदिवासी महापुरुषों परंपराओं को सम्मानित करने का बड़ा कदम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में ट्राइबल म्यूजियम कहां बन रहा है, तो राज्य में ट्राइबल म्यूजियम जो है वो आपका नया रायपुर में TRTI संस्थान के परिसर में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, ट्राइबल म्यूजियम यहां बन रहा है। तो आप एक बार नेट में जरूर सर्च कीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम कहां है, ये जरूर पढ़ के रखिएगा, पेपर में आ सकता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 31 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य में साय सरकार राज्य में खेलो इंडिया के तहत 19 करोड़ की लागत से 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण करेगी। जबकि हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया आपके सेंटर 31 जिलों में बनेंगे। इसके अलावा हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, अगला यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम पढ़ेंगे इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला देश का 56वां टाइगर रिजर्व आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आना आप मान के चलो तय है। क्या है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फैला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 1 जिला, कोरिया 2 जिला, सूरजपुर 3 जिला और बलरामपुर 4 जिला। यानी आपका जो ये टाइगर रिजर्व बनाया है ये कितने जिलों में फैला है? 4 जिलों में फैला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। आगे, राज्य में इसके पहले 3 टाइगर रिजर्व पहले से है। यानी छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व इसके पहले भी मौजूद है। बीजापुर जिले में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इसके अलावा गरियाबंद जिले का उदंती सीता नदी, इसके अलावा मुंगेली जिले का अचानकमार टाइगर रिजर्व। यानी ये आपका 4था टाइगर रिजर्व है।
आगे, गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह छोटा नागपुर के पठार के साथ साथ आंशिक रूप से बघेलखंड के पठार में स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कहां स्थित है, छोटा नागपुर के पठार और साथ ही साथ आपका बघेलखंड पठार के कुछ हिस्से पर स्थित है। ये जो आपका टाइगर रिजर्व है कितने वर्ग किलोमीटर में है, 2049.2 वर्ग किलोमीटर, यानी 2049.2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका ये टाइगर रिजर्व है। आगे, यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम तथा असम के मानस के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी यह देश के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके पहले आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम का मानस टाइगर रिजर्व, इसके बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहां पर लगभग 753 जैव प्रजातियां दस्तावेजीकरण किया गया है, यानी यहां पर लगभग जो है 753 जैव प्रजाति पाई जाती है। तो ये आपका गुरु घासीदास अचानकमार टाइगर रिजर्व जो कि आपको इसमें हाईलाइट करके बताया गया है जो पत्रिका है। अब हम यहां पर देखते हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में सोलर पावर बैंक लॉन्च किया गया है। अब यहां पर भी जो मैं बता रहा हूं, मैंने इसलिए शुरू में बोला हर चीज आपको कॉपी में नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट है। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है, जहां पर कहां पे हुई है, चित्रकूट में हुई है। ठीक है, यहां सोलर पावर बैंक लॉन्च किया गया। क्या है इसको पढ़ लेते हैं। चित्रकूट में आयोजित बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्रेडा के द्वारा निर्मित किए गए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सौर समाधान, याद रखना है, क्रेडा के द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है सौर समाधान, इसका यहां पर क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। यानी चित्रकूट में जो बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है वहां पर एक मोबाइल ऐप जो कि क्रेडा के द्वारा बनाया गया है, सौर समाधान नाम का, इसको लॉन्च किया गया है। उन्होंने सोलर पोर्टेबल मोबाइल चार्जर का भी विमोचन किया, यानी यहां पर एक सोलर पोर्टेबल मोबाइल चार्जर बनाया गया है। यह चार्जर क्रेडा के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, यानी याद रखना है कि जो आपका आईआईटी भिलाई है और आपका क्रेडा है, इनके आपस में क्या किया गया, सहयोग से इस पोर्टेबल चार्जर को बनाया गया है जो सोलर पोर्टेबल चार्जर है। ये आपका आगे बात करते हैं, यहां पर जो है सोलर पावर बैंक, 2 चार्जिंग पोर्ट, ये एप्पल और एंड्रॉइड दोनों मोबाइल में चल सकता है। 10,000 mAh की बैटरी क्षमता है। एक बार अगर ये चार्ज हो जाएगा तो 3 दिन तक इसका उपयोग किया जा सकता है और सूर्य के प्रकाश में अधिकतम 3.5 घंटे रखने से पूर्ण चार्ज हो सकता है। और जो आपका पोर्टेबल चार्जर है, यहां पर यह पावर बैंक है, उसमें एलईडी लाइट भी दी गई है, अगर अंधेरा होता है तो वो खुद एलईडी लाइट जल जाती है। तो याद रखना है, बस्तर विकास प्राधिकरण में जो आपकी बैठक हुई है चित्रकूट में, यहां पर सौर समाधान आपका ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा क्रेडा और आईआईटी भिलाई ने मिलकर आपका सोलर पोर्टेबल चार्जर बनाया, पावर बैंक बनाया, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं यहां पर गौ माता को संरक्षण और सम्मान। विष्णुदेव साय ने क्या किया है, प्रवेश के गौशालाओं को प्रति मवेशी 25 रुपए से बढ़ाकर किया गया 35 रुपए, यानी गौशाला में जो जितने भी मवेशियों को रखा जा रहा है, पहले हर मवेशी के ऊपर 25 रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन अब वो अनुदान 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 35 रुपए। इसके अलावा गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। गौ माता के संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान बनेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ और कवर्धा में 120 एकड़ में किया जा रहा है गौधाम का निर्माण। पहले क्या बोलते थे, इसको गौ अभ्यारण्य बोलते थे, गौ अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, गौधाम कर दिया गया है। तो गौधाम का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, बेमेतरा के झालम में किया जा रहा है और कवर्धा में किया जा रहा है। बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ में गौधाम बनेगा, जबकि कबीरधाम में यानी कवर्धा में 120 एकड़ में गौधाम बनेगा। तो ये आपके पेपर की दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा विष्णुदेव सरकार की एक योजना थी कृषक उन्नति योजना। विष्णुदेव सरकार की एक योजना है कृषक उन्नति योजना। तो कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है, यानी 31 रुपए धान का मूल्य दिया जाएगा। इसके अलावा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से धान खरीदी होगी, यानी 21 प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी होगी। कृषक उन्नति योजना मैंने पिछले करंट के वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ये मैंने केवल हाईलाइट किया यहां पर क्योंकि ये पत्रिकाओं में छपी हुई चीज है। चलिए, या तो कृषक उन्नति योजना पेपर में आएगा या तो महतारी वंदन योजना आएगा, इसके लिए तैयार रहें। अगला है यहां पर पीएम आवास योजना। अब पीएम आवास योजना, तो याद रखना है
कि पक्के आवास देने के लिए प्रदेश के 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवार को पीएम आवास की स्वीकृति दी गई है। यानी आपका प्रदेश के 18 लाख परिवारों को क्या दिया जाएगा? पीएम आवास दिया जाएगा। 2024-25 में 8.46 लाख से अधिक आवास का निर्माण का लक्ष्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2024 से 25 तक 8,46,000 लोगों को घर दिया जाएगा, आवास निर्माण किया जाएगा। अभी जो सीएमओ छत्तीसगढ़ का एक्स में यानी ट्विटर में जो क्विज होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कितने इस 2024-25 में कितने घर का बनाने का लक्ष्य रखा गया? 8.46 लाख। सम्मान और सुरक्षा का आधार बना प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो ये हम बात कर रहे हैं कि 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवार को घर मिलेगा, तो ये कौन सी योजना? प्रधानमंत्री योजना शहरी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसके तहत 18 लाख लोगों को घर मिलेगा। कितना है यहां पर आप गिन लीजिए, 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जो 18,12,743 है उसमें भारत सरकार के द्वारा 8,46,931 घर जो है भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत है, जबकि 49,834 आवास जो है उसका निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इनमें से आवास केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवास कितने हैं? 8,46,931। बाकी जितने आवास बनेंगे वो राज्य सरकार के लक्ष्य के अंतर्गत है, और 49,834 आवासों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष कितने का लक्ष्य रखा गया, तो इस वर्ष 8.46 लाख। तो ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको और अपडेट किया गया है 8.46 लाख में। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, याद रखना ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। क्या है? 47,099, जो 47,090 आवास इन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय, यानी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,090 जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनके लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा, या उन परिवारों के लिए होगा जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में स्थायी सूची में शामिल है। यह निर्णय अप्रैल 2023 में हुए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 47,090 लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसाबंदी सम्मान निधि। क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसाबंदी सम्मान निधि। अब ये मीसाबंदी किसको बोलते हैं? तो क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में 25 जून वर्ष 1975 को घोषित आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए संघर्ष करने और यातना सहने वाले राज्य के लोकतंत्र सेनानी, जिसे मीसाबंदी के रूप में जाना जाता है, उनको क्या दिया जाएगा? सम्मान निधि दिया जाएगा। यानी जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी, तो उस आपातकाल को हटाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने संघर्ष किया था कि आपका आपातकाल वापस ले लिया जाए, तो उस संघर्ष के दौरान जो जेल गए थे उनको यहां पर मीसाबंदी बोला जा रहा है, और उनकी सम्मान निधि जो रमन सिंह सरकार ने चालू की थी उसको भूपेश बघेल सरकार ने दोबारा बंद कर दी थी। तो अब यहां पर विष्णुदेव सरकार ने वापस उस सम्मान निधि को चालू किया है। उस सम्मान निधि का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी आपातकाल को हटाने के लिए संघर्षरत थे, इनको भी जेल में डाला गया था, तो इसी के लिए उनके नाम पर यह योजना है लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसाबंदी सम्मान निधि। ठीक है, तो याद रखना है क्या है? छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को पेंशन देने की शुरुआत 2008 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुई थी। 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद जनवरी 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसमें 1 महीने से कम जेल में बंद रहे, यानी आपातकाल के दौरान अगर किसी को 1 महीने से कम जेल हुई है तो ऐसे को प्रति माह 8,000 रुपए यहां पर सम्मान निधि दिया जाता है। जो 1 से 5 महीने तक जेल में रहा था उसको 15,000 रुपए सम्मान निधि दिया जाता है, और जो 5 महीने से ज्यादा जेल में बंद रहा था उसको 25,000 रुपए की सम्मान निधि दिया जाता है। तो भूपेश बघेल सरकार ने इसको बंद कर दिया था, तो विष्णुदेव सरकार ने क्या किया कि जो पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने सम्मान निधि नहीं दिया था उसको एक साथ उनको दे दिया है, और अब जो है प्रति महीने उनको इतना सम्मान निधि मिलेगा, और यही है जयप्रकाश नारायण मीसाबंदी सम्मान निधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन क्या है? हमारे यहां पहले 10+2 प्रणाली लागू थी, अब ये 10+2 प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 लागू कर दिया गया है, यानी 5+3+3+4 को इसमें लागू कर दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा बोली में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभिक चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी और कुड़ुख में पाठ्यक्रम पुस्तकें का निर्माण किया जा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी और कुड़ुख भाषा में पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके बस्तर का क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट वाला क्षेत्र है, वहां पर बच्चों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी शिक्षा देने का काम किया जाएगा, यानी अब वहां पर एआई निर्माण जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा रोबोटिक्स का जो शिक्षा है वो भी आपके आदिवासी बेल्ट में दी जाएगी। अब ये श्रमिक कल्याण की कुछ योजना चल रही है, उसको देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में क्या होता है? भूमिहीन श्रमिकों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी जो भूमिहीन श्रमिक है उसको प्रतिवर्ष कितना पैसा दिया जाता है? 10,000 रुपए। पहले इसका नाम राजीव गांधी के ऊपर था, अब इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कर दिया गया है, तो 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। तो वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना क्या है? श्रमिकों के लिए 5 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन मिलता है, यानी जो मजदूर हैं उनको वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र बने होते हैं, वहां पर 5 रुपए में इनको जो है भरपेट भोजन मिलता है। श्रमिक सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल। श्रमेव जयते पोर्टल क्या है? समस्या समाधान और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0771 350 5050। अगला है अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना। तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना क्या है? श्रमिक की परिवारों के बच्चों के लिए श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, यानी श्रमिक के बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, यानी वहां पर रुकने की व्यवस्था होगी, पढ़ने की भी, तो वहां पर उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये आपकी कुछ योजना है श्रम से संबंधित। अगला देखते हैं यहां पर, अगला है यहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना, सबसे पहले है आयुष्मान भारत योजना व शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। आयुष्मान भारत योजना या शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना क्या है? दोनों योजनाओं के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवार को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा, यानी जो प्राथमिक राशन कार्डधारी हैं या अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं उनको प्रति कार्ड यहां पर प्रति वर्ष, मतलब जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा इस योजना के तहत। लाभ क्या है? बीपीएल राशन कार्डधारी को 5 लाख रुपए तक का और शेष परिवार को राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक का इलाज आयुष्मान के माध्यम से निःशुल्क दिया जाता है, यानी बीपीएल कार्डधारी को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलता है, जबकि एपीएल कार्डधारी जो है या बीपीएल के अलावा जितने कार्डधारी हैं उनको 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रतिवर्ष मिलता है प्रति परिवार। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को 25 लाख रुपए तक के इलाज की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, यानी जो प्राथमिक एवं अंत्योदय राशन कार्ड है धारी परिवार है उनको 25 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। क्यों उपलब्ध कराई जाती है? लीवर प्रत्यारोपण के लिए, किडनी प्रत्यारोपण यानी लीवर चेंज करना है, किडनी चेंज करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फेफड़े या प्रत्यारोपण, हृदय रोग जैसे बीमारियों में 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मिलती है। अगला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना क्या है? आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की सामान्य जानकारी एवं सामान्य रोगों के घरेलू उपचार और औषधियों की जानकारी प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना है। लाभ क्या है? 400 आयुष्मान आरोग्य केंद्र में 12 प्रकार की आयुष पद्धति का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना है। इसके तहत अगर किसी को आयुर्वेद से उपचार चाहिए तो उसके लिए ये योजना है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण,
यानी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण व टीकाकरण के लिए ये योजना है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख के साथ साथ उनके भरपूर पोषण भी दिया जाएगा। तो माह दिसंबर 2023 से अब तक कुल 48.6 लाख बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है और उनको जो उपचार की जरूरत थी वो दिया जा चुका है। यानी राष्ट्रीय बाल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल या आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको जो सहायता चाहिए स्वास्थ्य की वो देते हैं। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा। जिला अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किडनी पीड़ित मरीजों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ 28 जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में क्या किया जा रहा है, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसको डायलिसिस किया जाएगा। आखिरी है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो इसमें गांव के हाट बाजारों में चलित वाहन के माध्यम से 8 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना और 10 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी हाट बाजार जो लगते हैं गांव में, हाट बाजार में क्या किया जाएगा, एक आप मेडिकल यूनिट वहां पर रहेगी, उसमें आप जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। यहां पर आपको अगर कुछ दवाइयां हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो 8 प्रकार की सेवाएं तथा 10 प्रकार की दवाइयां यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले बार में भी पीएससी या कोई परिवहन विभाग के पेपर में हाट बाजार क्लिनिक योजना पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहां पर छत्तीसगढ़ पीएम जनमन योजना। अब ये छत्तीसगढ़ पीएम जनमन योजना क्या है, जो आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति वाले परिवार हैं उनके व्यक्तिगत अधिकारों को मिल रहा है लाभ, योजनाओं और उनके तहत मिलने वाले लाभ के बारे में किया जा रहा है जागरूक। एक साल में करीब 7,35,000 जांच, यानी आपकी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए यहां पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और उनको अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं जैसे वन अधिकार पट्टाधारी पट्टा देना, ये सब सुविधाएं इसी योजना के तहत की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ पीएम जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आपको यह पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पीएम जनमन योजना उद्देश्य, अच्छा ये 2 बार लग गया तो कोई नहीं है, इसमें याद रखिएगा 2 बार एक सेम लग गया। अब आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो हिंदी में होगी। यानी हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके मेडिकल के, उसमें हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई चालू करवाई जाएगी। इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में स्टार्ट होगी, ये याद रखना है। इसके अलावा राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं। जो आपके जन औषधि केंद्र जहां पर आपको सस्ती में दवाइयां मिलती है, और इस जन औषधि केंद्र को क्या किया जाएगा, इसको धन्वंतरी औषधालय में परिवर्तित किया जाएगा। धन्वंतरी योजना चल रही थी तो धन्वंतरी औषधालय में इसको परिवर्तित करना है। तो 500 नए जन औषधि केंद्र यहां पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था, जिसमें हमने लगभग बोल सकते हो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की है। इसका एक क्लास में और ले सकता हूं अगर आप बोलेंगे तो। अभी कई सारी चीज बची हुई है जिसमें मेरे को जो अति महत्वपूर्ण लगा उसको मैंने पहले कराया है, और कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि उसका एक और वीडियो चाहिए तो मैं इनके एक और वीडियो और बन सकता है जो इसके पार्ट के अलावा रहेगा। यानी आपको कई चित्रकार को कुछ पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपके खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले हैं, या कौन से खिलाड़ी अभी प्रचलित में है, कौन पर्वतारोही प्रचलन में है जिसको विष्णुदेव साय ने सम्मानित किया है, ये सब चीजें भी हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में 2 चीज करना है। पहले आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा ये वाला, और दूसरा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो वो भी मैं आपको 2-3-4 दिनों में वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि वीडियो लगभग आपका हो सकता है 1.5 घंटे का बना हो, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा हुआ है। तो वो चीजें भी आपके पेपर में आ सकती है, तो अगर आप बोलेंगे तो उसका भी एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। काफी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।